नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल सुतार। आप देख रहे हो राहुल सुतार एजुटेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे जो कि एक घोटालों से रिलेटेड है। देश में जो फ्रॉड हुआ है अभी रिसेंटली, एबीजी शिपयार्ड घोटाले के बारे में। एबीजी शिपयार्ड घोटाला क्या है, इसने किसको किया है और कौन है एबीजी शिपयार्ड, क्या किससे रिलेटेड है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे एबीजी शिपयार्ड एक शिप मेकिंग कंपनी है जिसने 28 बैंकों के साथ, इसके जो मालिक है ऋषि कमलेश अग्रवाल और इसके डायरेक्टर वगैरह ने मिलकर किया है, जिसमें 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया है छोटे मोटे 28 बैंकों के साथ। फिलहाल अभी रिसेंटली ये फ्रॉड सामने आने के बाद इस फ्रॉड को सीबीआई को सौंपा गया है, इसकी जांच को, और सीबीआई जांच कर रही है। आगे बात करते हैं क्या है एबीजी शिपयार्ड। एबीजी शिपयार्ड गुजरात राज्य के सूरत के मगदला में बनाई गई 15 मार्च 1985 में बनाई गई एक शिप मेकिंग कंपनी है जो कि जहाज बनाने तथा उनके मरम्मत का काम करती है। सन 1991 तक एबीजी शिपयार्ड एक मुनाफे वाली कंपनी रही तथा इसका काम भी सही चलता रहा और इस कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया। करीब 10 सालों तक कंपनी ने 160 जहाज़ों के निर्माण व मरम्मत कार्य कर दिए थे। उसके बाद कंपनी 2001 सन में कंपनी ने 28 बैंकों से मिलकर लोन लिया और इसमें 22,842 करोड़ का एक साथ लोन लेकर कंपनी ने वापस वो लोन पे नहीं किया। तो 2013 के अंदर इसको एनपीए घोषित कर दिया गया, मतलब कि इस कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर रख दिया गया। आगे सवाल ये है कि एबीजी शिपयार्ड घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला क्यों माना जाता है। तो इसको देश का सबसे बड़ा घोटाला ऐसे माना जाता है कि देश में अब तक जो घोटाले हुए उसमें सबसे बड़े थे जो विजय माल्या और नीरव मोदी के ही घोटाले थे। नीरव मोदी के द्वारा 14,000 करोड़ का घोटाला किया गया था पीएनबी बैंक के साथ, और विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि दोनों को मिलाकर 23,000 करोड़ होते हैं। जबकि एबीजी शिपयार्ड अकेले का घोटाला जो है वो 22,842 करोड़ है, मतलब कि करीब 23,000 ही हो गया। तो ये घोटाला सबसे बड़ा है। इन अकेलों ने 23,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, जबकि वो दोनों भी मिलाकर 23,000 करोड़ ही हो रहे थे। इसलिए ये देश का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड ने जो लोन ले रखा था सभी बैंकों से, वो कंसोर्टियम लोन स्कीम के द्वारा ले रखा था। कंसोर्टियम लोन स्कीम क्या होती है, जिसमें एक ही एप्लीकेशन देना होता है और उससे एक या अधिक बैंकों से लोन लिया जा सकता है। एबीजी शिपयार्ड ने भी कुछ ऐसा ही किया और एक एप्लीकेशन आईसीआईसीआई बैंक को देकर बाकी सारे बैंकों से भी उसने लोन इकट्ठा कर लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में लोन को पे नहीं किया और वो आज तक अभी तक ये घोटाला बन चुका है। कंसोर्टियम लोन में बैंक और जो ग्राहक लेता है या फिर कोई कंपनी लेती है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसी के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। कंसोर्टियम लोन की आज तक इसमें कोई विशेष नीति भी नहीं बनाई गई है ताकि बैंकों को सारी छूटें मिल सकें। एबीजी शिपयार्ड द्वारा जो लोन लिया गया है उसमें सबसे जो मुख्य कंपनी थी वो आईसीआईसीआई बैंक था, तो उससे सबसे ज़्यादा लोन लिया गया है, जो कि अमाउंट है उसका 7,089 करोड़, मतलब 7089 करोड़ रुपीज़। जो इसमें सबसे बड़ा लोन है जो आईसीआईसीआई बैंक से ही लिया गया है एबीजी द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक के बाद में इसमें आईडीबीआई बैंक से लोन लिया गया है, जो कि है 3,634 करोड़, मतलब कि 3634 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है, जो कि बैंकों में दूसरे नंबर पर, ये आईसीआईसीआई के बाद में आईडीबीआई दूसरे नंबर पर होता है। आईडीबीआई बैंक के बाद में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई बैंक, इससे लिया गया है 2,925 करोड़ रुपए का लोन। उसके बाद जो लोन लिया गया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा से, जो कि है 1,614 करोड़ रुपए का, मतलब कि 1,614 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। वो तीसरा बड़ा बैंक है, जिसने इस लिस्ट में तीसरा बड़ा बैंक आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक मज़ेदार बात ये भी है कि इसमें भी वही बैंक शामिल है जो कि पहले भी काफ़ी घोटालों में शामिल हो चुका है या फिर उसका शिकार बन चुका है, जैसे कि ये नीरव मोदी द्वारा पीएनबी बैंक को ठगा गया था, तो उसमें पीएनबी बैंक भी इसमें शामिल है और 1,244 करोड़ रुपए का लोन पीएनबी बैंक द्वारा भी एबीजी शिपयार्ड को दिया जा चुका है और वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। मतलब कि इस घोटाले के मुख्य बैंकों की श्रेणी में जो लास्ट बैंक आता है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसने 1,228 करोड़ का लोन दिया है इस एबीजी शिपयार्ड को, और वो भी रिकवर नहीं कर पाई है।
इन सब बड़ी रकम देने वाले बैंकों के बाद में अब कुछ 22 एक बैंक है जो कि छोटे छोटे अमाउंट में दे चुके हैं और वो भी रिकवर नहीं कर पाए। उनकी लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। जो ज़्यादा जिसको चूना लगा है वो लिस्ट में शामिल है। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में कि एबीजी शिपयार्ड घोटाला पकड़ा कैसे गया। तो एबीजी शिपयार्ड घोटाला पकड़ा कैसे गया, इसकी हम बात करते हुए बताते हैं कि नवंबर ये 2001 तक तो ये कंपनी एकदम ठीक ठाक चल रही थी और उसने लोन लेना शुरू कर दिया और सारे बैंकों से लगभग लोन ले ही चुकी थी और सब बैंक वेट करते रहे इसके लोन के वापस चुकाने की। 2013 तक वेट किया। नवंबर 2013 में जब लोन नहीं चुका पाई ये कंपनी, तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया, जिससे कि बैंक 2014 में वापस कोशिश की गई थी कि कंपनी को वापस इस जो संकट है इससे उबारा जा सके, लेकिन इसमें शिपयार्ड सेक्टर में जो मंदी चल रही थी उसके चलते हुए इसको उबारा नहीं जा सका और कंपनी वहीं की वहीं रह गई। इसके बाद 2016 में वापस 2013 से ही इस कंपनी को एनपीए में घोषित कर दिया गया या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया कि वहीं से ये नॉन परफॉर्म करती हुई आ रही है कंपनी। उसके बाद तो वैसे भी इसने कोई न काम किया है न ही कोई प्रॉफिट कमाया है। अप्रैल 2018 में एबीजी शिपयार्ड की फॉरेंसिक ऑडिट को अर्न्स्ट एंड यंग, जो कि दुनिया की टॉप 4 ऑडिट रिपोर्टिंग कंपनी में आती है या फिर फॉरेंसिक ऑडिट के एजेंसी में आती है, उनको सौंपी गई। अर्न्स्ट एंड यंग उसकी जांच को शुरू कर चुका था 2018 में। उसके बाद उसने अपनी जो भी फॉरेंसिक ऑडिट थी उसकी जांचें शुरू कर दी। अर्न्स्ट एंड यंग ने 2013 से 2017 के जो भी ट्रांजैक्शंस थे उनकी फॉरेंसिक ऑडिट की और इसको बैंकों के जो कंसोर्टियम होता है उनको इसकी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि एबीजी शिपयार्ड ने ये फ्रॉड किया है और जो पैसा लिया था कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए वो कंपनी में नहीं लगाया गया और दूसरी जगह लगाया गया कंपनी के लोगों को और बाहर के लोगों के द्वारा मिलकर। इसके बाद एसबीआई द्वारा इस पे सीबीआई में केस फाइल कर दिया गया। नवंबर 2019 में एसबीआई ने इसके हालात देखते हुए इसकी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी और मार्च 2020 में सीबीआई ने इसका स्पष्टीकरण मांगा है एबीजी शिपयार्ड के। अगस्त 2020 में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई और फाइनली अभी 1.5 साल बाद जब 2021 या फिर 22 के अंदर अभी जाकर इसका एफआईआर दर्ज की गई है एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ और अभी एबीजी शिपयार्ड की जांचें अभी तक भी चल रही है। आगे बात करते हैं बैंकों से मिले हुए उस पैसे से एबीजी शिपयार्ड ने क्या किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार एबीजी शिपयार्ड ने वन ऑप्शन शिप और एबीजी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ मिलकर पीएफएस लिमिटेड को 1415 करोड़ रुपए दिए, जो कि इलीगल थे। उस पैसे का इस्तेमाल केवल कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एबीजी शिपयार्ड को मिले हुए पैसों से एबीजी सिंगापुर के लिए 328 करोड़ के शेयर खरीदे। इसके साथ ही एबीजी सिंगापुर जो कंपनी थी उसके लोन के पैसे भी दिए, मतलब कि विदेशी कंपनी में निवेश भी किया। बात करते हैं कि इस घोटाले के दोषी कौन होंगे। तो इस घोटाले के दोषी उसके समय के जो एबीजी शिपयार्ड के सीएमडी थे ऋषि कमलेश अग्रवाल वो और इसके जो मुख्य डायरेक्टर थे संथानम मुत्तुस्वामी और 3 अन्य डायरेक्टर, जिसमें अश्विन कुमार और सुशील कुमार अग्रवाल व रवि विमल नेवतिया, ये तीनों भी इसके साथ दोषी माने गए हैं। साथ ही सीबीआई ने इसके अन्य ठिकानों जैसे पुणे, सूरत, भरूच और अन्य मुंबई के भी ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप समझ पाएँ और जो घोटाला है उसको भी आप समझ पाए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखी आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।